हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका जीडीटी एजुकेशन में। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार यानी इटिमोलॉजी। तो आइए समझिए कि शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द विचार के कितने भेद हैं और इसके अंतर्गत आप क्या क्या सीखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, शब्द विचार किसे कहते हैं? उत्तर होगा, व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, अवस्था और व्युत्पत्ति का वर्णन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अगला है, शब्द किसे कहते हैं। अब शब्द समझिए, शब्द विचार के बाद शब्द समझिए। कहता है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे माता, पिता, राम, सीता आदि। अब आप वर्ण बोलिए, अक्षर बोलिए या ध्वनि बोलिए, यानी तीनों में से कुछ भी बोलिए, उसी का जो सार्थक मेल होता है उसी को कहा जाता है शब्द। जैसे माता है, अब माता में आप कहिएगा कि वर्ण किधर है, ध्वनि किधर है या अक्षर किधर है, तो समझिए। जैसे माता है तो आप ही बताइए, इसको थोड़ा सा हम अलग करते हैं। म प्लस ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये आके मात्रा। ठीक है, तो या तो मात्रा दीजिए या तो फिर आ की मात्रा भी दे सकते हैं। प्लस त प्लस ये क्या है? आ दीजिए या फिर मात्रा दीजिए। अब देख लीजिए आप, म प्लस आ प्लस त प्लस आ। देखिए ये वर्ण हुआ, ये मात्रा हुआ, ये वर्ण हुआ, ये वर्ण हुआ। या फिर आप इसको चाहें तो इसको पुनः जो है आप वर्ण ही बना सकते हैं, आपकी इच्छा है। आप वर्ण के रूप में रखिए या मात्रा के रूप में रखिए। तात्पर्य यह कि आप देख लीजिए, एक वर्ण, दो, तीन और चार, यानी चार वर्ण मिला तब जाके बना। देख रहे हैं ना? समझे? कहीं दिक्कत? खाली कुछ समझ में आया कि इसमें कह रहा है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल। तो हम तो सार्थक मेल दिखाएंगे ना कि यहाँ पे माता लिखा हुआ है, पिता है, तो आखिर हुआ कैसे? यहाँ राम है, सीता है, तो आखिर हुआ कैसे? तो कहीं हुआ आखिर। हम वर्ण विचार चैप्टर में बताए थे कि वर्ण विचार चैप्टर क्लियर नहीं होगा तो संधि विच्छेद में दिक्कत होगा। ये शब्द विचार भी क्लियर करना पड़ेगा आपको। तो देख लीजिए, यहाँ पे ये सिर्फ है एक, दो, तीन, चार, चार वर्ण है। चार वर्ण मिलके क्या बन गया? माता। अगर हम और भी तोड़े बारीकी से तो और टूटेगा। कैसे? यहाँ जैसे यहाँ पे म है, तो म यहाँ पे पूरा है कि आधा? पूरा म है। अगर इस म में हम हलंत लगा देंगे तो इसमें से अ क्या हो जाएगा? बाहर आ गया। अब यहाँ पे बच गया क्या? आ। तो आ को करिए ना, अ प्लस अ बराबर क्या होता है? आ। चलिए इसका भी काम खत्म। अब यहाँ पे त है, तो भी पूरा पूरा है जी। प्लस इसको त हलंत करेंगे क्योंकि व्यंजन हमेशा अपने असली रूप में रहता है, तो वो क्या रहता है? आधा रहता है। क्या रहता है? आधा रहता है। देखिए इसको भी हम हलंत कर दिए, तो यानी इसमें से भी अ क्या हो गया? बाहर निकल गया। यानी त को आप आधा ऐसे लिखिए या फिर ऐसे हलंत लगाइए, बात बराबर हुई। ठीक है, इसमें भी देख लीजिए वर्णों का यानी स्वर वर्णों का क्या है? तो में मेल है। ठीक है, अब बच गया आ। यहाँ पे आ, तो फिर करेंगे अ प्लस अ। अब देख लीजिए माता में जो है कितना लंबा चौड़ा जो है वर्ण का मिलावट है। सार्थक मेल किस तरह देख लीजिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। तो आप चाहे बारीकी से तोड़िए चाहे मत तोड़िए, चाहे साधारण रूप में तोड़िए, वर्ण कितना निकल रहा है देख रहे हैं ना? इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे कि वर्णों का या फिर इसी को वर्ण कहिए या फिर मुंह से हम बोल रहे हैं वो ध्वनि हुआ। ठीक है, तो आप ये बोले कि वर्णों का मेल या फिर ध्वनियों का मेल, चाहे दोनों में से किसी का मेल हो, उसी सार्थक मेल को हम क्या कहेंगे? शब्द। क्लियर है? कहीं दिक्कत? यानी शब्द अच्छा से समझ गए। चलिए अब आगे बढ़िए। अब आगे है, शब्द और पद में क्या अंतर है। कहता है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। इसमें भी वही बात है कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जो आपने पीछे पढ़ा। ठीक है, जबकि कहता है जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, देख लीजिए वर्ण ध्वनि मिला तब क्या बन गया? शब्द। लेकिन कहता है जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वही शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। वाक्य समझ रहे हैं ना? कई वर्णों को मिलाकर शब्द बनता है और कई शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है। तो जब वाक्य में हम शब्द का प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? पद बन जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, राम आम खाता है। अभी सबको हम तोड़े हैं शब्द के रूप में। देखिए राम कौमा आम, ये हो गया संज्ञा शब्द क्योंकि नाम है। राम कोई नाम है, आम कोई नाम है। ठीक है, तो
तो राम आम मतलब ये हो गया संज्ञा शब्द, खाता है ये हो गया क्रिया शब्द। क्यों हुआ क्रिया शब्द? क्योंकि खाना क्या है? क्रिया है। आप खाना पीना पढ़ना लिखना काम करना मतलब क्रिया, ठीक है। तो ये हो गया क्रिया शब्द। अब पद समझिए, देख लीजिए। अभी इसी अलग अलग शब्दों को हम एक साथ ले आए, यानी वाक्य में ले आए, ठीक है। यानी शब्दों को वाक्य में, देखिए राम आम खाता है। अब इसमें से जितने सारे शब्द हैं ये पद बन गया। कैसे? जैसे ये राम है तो राम बन गया कर्ता पद, क्योंकि आपका पूरा वाक्य जब एक साथ आ जाता है, यानी सॉरी पूरा शब्द जब एक साथ आ जाता है तो वही कहलाता है वाक्य। और ये सारा हो गया शब्द, ठीक है, शब्द। अब देख लीजिए जब वाक्य में आ गया तो यहाँ पे खाने का जो काम हो रहा है तो काम कर कौन रहा है? राम, यानी राम काम कर रहा है, यानी काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। यानी खाने का काम कौन कर रहा है? राम। तो राम को आप शब्द नहीं कहेंगे, राम को आप कहेंगे कर्ता पद। अब काम करने वाले को कर्ता पद, और जिस पर काम का फल पड़े उसको कर्म, यानी खा तो रहा है बट किस चीज को? आम को। तो आम हो गया आपको क्या? कर्म पद। ये हो गया कर्म, और जो बच गया खाता है यानी क्रिया कर रहा है, खाना मतलब क्या? काम कर रहा है, तो ये हो गया क्रिया पद। अब आप समझे कुछ? यानी अगर ये अलग अलग रहेगा तब तो हो गया आपको शब्द, और अगर ये वाक्य में यही चीज वाक्य में प्रयुक्त हो गया तब हो गया ये वाक्य है, और उसके बाद हो गया ये क्या हो गया? पद। यानी ये सारा का सारा, ये सारा का सारा जो है ये सारा कौन सी में बदल गया? पद में। समझ गए? कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब आगे है, शब्दों के भेद कितने प्रकार के हैं? शब्दों के भेद 4 प्रकार के हैं, ठीक है। शब्दों के भेद कितने प्रकार के? 4 प्रकार के हैं। यथा मतलब जैसे अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति, स्रोत या उद्गम के आधार पर। तीनों में से कोई एक ही पूछेगा कि उद्गम के आधार पर कितने, या स्रोत के आधार पर कितने, या उत्पत्ति के आधार पर कितने। बात बराबर हुई, तीनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। अगला है ग व्युत्पत्ति, बनावट या रचना के आधार पर। और अगला यानी अंतिम है रूपांतर अथवा प्रयोग के आधार पर। कभी पूछ देता है रूपांतर के आधार पर कितने हैं, कभी पूछता है प्रयोग के आधार पर कितने हैं। जिसको पता है कि दोनों एक ही है तो वो कंफ्यूज नहीं होता। तो समझ गए कि 4 आधार पर जो है शब्दों के भेद किए गए हैं, ठीक है। अब आगे आइए कि ये 4 आधार पर जो भेद किया गया है, चारों आधार के बाद भी अब सबका अपना अपना जो है क्या है? सबका अपना अपना जो है भेद है, ठीक है। तो यहाँ कहता है, अब अगला क्वेश्चन है आपका कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद। यानी पहला जो आपका था अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद है। कौन कौन? पहला सार्थक और दूसरा निरर्थक। खाली सार्थक शब्द वे हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे में खाना, पानी, रोटी, राम। समझिए ध्यान से, क्वेश्चन है सार्थक शब्द किसे कहेंगे? तो सार्थक शब्द वे हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे खाना, पानी, रोटी, राम। खाना मतलब खा रहे हैं, पानी मतलब पीने की चीज है, रोटी मतलब खाने की चीज है, राम मतलब किसी व्यक्ति का नाम है। लेकिन निरर्थक किसे कहेंगे? निरर्थक वे शब्द है जिनका कोई अर्थ नहीं होता, उसे कहते हैं निरर्थक। जैसे खाना के बदले हो गया वाना, पानी के बदले वाणी, रोटी के बदले वोटी और राम के बदले वाम। अब आप ही लोग बताइए क्या इसका कोई अर्थ है? नहीं है। तो आप समझ गए कि सार्थक वे जिसका कोई अर्थ निकले, निरर्थक वे जिसका कोई अर्थ ना हो। समझ में आया? अर्थ हो सार्थक, अर्थ नहीं हो निरर्थक। कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। अब अगला है उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम के आधार पर शब्दों के कितने भेद। तो उत्पत्ति, स्रोत, उद्गम के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। वेरी गुड। अब तत्सम समझिए। कहता है संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। त्यों के त्यों यानी है तो संस्कृत का शब्द, लेकिन प्रयोग होता है कौन सी में? हिंदी में। उसमें ज्यों के त्यों यानी जैसा है वैसा ही, उसी रूप में क्या होता है? प्रयुक्त होता है। समझ रहे हैं ना? संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उसी को क्या कहते हैं? तत्सम। अब ज्यों के त्यों मतलब है तो संस्कृत, लेकिन जैसा है वैसा ही उसी रूप में प्रयोग होता है हिंदी में। जैसे जगत, रात्रि, पुस्तक, पथ, औषधि। अब आप कहेंगे मैडम जी ये तो हिंदी शब्द है। बिल्कुल नहीं है हिंदी शब्द। जगत संस्कृत है, रात्रि, पुस्तक, पथ, औषधि सारा का सारा क्या है? संस्कृत है, लेकिन उसको हम प्रयोग किस चीज में करते हैं?
हिंदी में करते हैं। अब कहेंगे कि तो फिर इसका हिंदी क्या हुआ? आप ही बताइए ना, आप खुद पढ़े हैं। जगत का हिंदी क्या होगा? संसार। रात्रि का क्या होगा? रात। पुस्तक का क्या होगा? किताब। पथ का क्या होगा? रास्ता। औषधि का क्या होगा? सब तो पते है। इसका मतलब है तो संस्कृत का शब्द, लेकिन प्रयोग किस चीज में हो रहा है? हिंदी में। इसी को कहा जाता है तत्सम शब्द, कि संस्कृत के वे मूल शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हो, वही है आपको तत्सम। समझ गए? अब अगला है तद्भव। ठीक है। अब तद्भव में कहता है कि हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि से आग, रात्रि से रात, पथ से रास्ता। अब कहता है हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को, लेकिन है मतलब इसका मतलब ये हुआ कि है तो संस्कृत, लेकिन वो बिगड़ चुका है, वो बदल चुका है, उसको हम क्या कहेंगे? तद्भव। जैसे अग्नि हो गया आपको क्या जी? तत्सम। अग्नि क्या हो गया? तत्सम। अग्नि से बदल के क्या बन गया? आग। तो इसी को आप क्या कहेंगे? तद्भव। रात्रि हो गया तत्सम, रात्रि से बदल के क्या हो गया? रात। यानी रात्रि से बदल के यानी बिगड़ के क्या बन गया? रात। तो इसी को आप क्या कहेंगे? तद्भव। पथ हुआ संस्कृत यानी तत्सम, पथ से बिगड़ के यानी बदल के क्या बन गया? रास्ता। तो यही तो है तद्भव। संस्कृत के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं? तद्भव। समझ गए? अब आगे देशज। कहता है अपने ही देश की बोलचाल से आए। अपने ही देश की यानी हम जो बोलते हैं घर में, बाहर में, समाज में, टोला में, मोहल्ला में, तो कहता है अपने ही देश की बोलचाल से आए उत्पन्न शब्द देशज कहलाते हैं। जैसे अटकन, बटकन, फुनगी, पगड़ी, लोटा, डोरी। ये क्या कोई विदेशी शब्द है क्या? अपने ही देश की, अपने ही घरों में बोलचाल की भाषा है। अटकन, बटकन दादी सब नहीं सुनाती है? अरे दादी सब ने फकरा बच्चा सबको सुना दिया। अटकन, बटकन, दहिया, चटकन, गोप, गुल्लेर, गेन्ना, दादी ने सुनाती रहती है। तो कहने का मतलब ये अपने ही घर की जो है बोलचाल की क्या है? भाषा से आए हुए शब्द हैं। फुनगी, जैसे फुनगी होता है, जैसे लत्ती फत्ती का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको फुनगी कहते हैं। जैसे पगड़ी, जैसे लोटा, डोरी, ये सब अपना देसी भाषा है। यानी देसी भाषा से ही आए शब्दों को हम क्या कह सकते हैं? देशज कह सकते हैं। समझ गए? अब है विदेशज। कहता है विदेशी भाषा से आए शब्द विदेशज कहलाते हैं। यानी है तो विदेशी भाषा से आए शब्द, लेकिन प्रयोग कौन सी में हो रहा है? अपने देश में। अब देख, जैसे में हॉस्पिटल, स्कूल, स्टेशन, ठीक है, स्टेशन, टेबल, पेन आदि। अब आप कहेंगे कि मैडम जी ये तो सारा हिंदी है। हिंदी कैसे है भाई? ये तो विदेशी शब्द है। अंगूठा छाप आदमी भी हमसे आपसे अधिक अंग्रेजी बोलता है, लेकिन उसको पते नहीं है कि हम अंग्रेजी बोलते हैं। क्या हम तोरा जगह थोड़े पढ़ल लिखल छियै? नहीं छी पढ़ल लिखल। और उसको समझाओ कि आप तो हमसे ज्यादा पढ़ी हो, आप इतना इंग्लिश बोलती हो, आपको पतो नहीं है। सही बात है। अब यहाँ पे देख लीजिए, कोई बीमार पड़ता है तो कौन कहता है कि अस्पताल लेके चलो? क्या कहता है? अरे हॉस्पिटल लेके चलो। कौन कहता है कि बच्चों को विद्यालय में एडमिशन कराओ? क्या कहता है? अरे स्कूल में एडमिशन कराओ, बच्चा बड़ा हो गया। कौन कहता है कि स्टेशन के बदले कि जाओ सकट विश्रामालय जाओ? क्या कहता है? अरे स्टेशन चलो, गाड़ी छूट जाएगी। किसी के मुंह से सुने हो कि चलो सकट विश्रामालय? सकट विश्रामालय मतलब समझे ना? गाड़ियों की जी, स्टेशन नहीं। सकट मतलब क्या? सकट मतलब क्या? सकट मतलब गाड़ी, और विश्रामालय मतलब क्या? विश्राम करने की जगह, यानी जहाँ पे गाड़ी रुकती है, जहाँ पे गाड़ी का विश्राम होता है। गाड़ी जहाँ रुकता है यानी गाड़ियों के रुकने की जगह को कहा जाता है सकट विश्रामालय, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेशन। तो कभी सुने हैं किसी के मुंह से कि चलो सकट विश्रामालय? क्या कहता है? अरे चलो स्टेशन चलो। है तो विदेशी शब्द, लेकिन प्रयोग करते हैं अपने ही देश में, इसीलिए इसको कहा जाता है विदेशज शब्द। समझ गए? चलिए अब अगला है वर्ण संकर। कहता है दो भाषाओं से बने शब्द वर्ण संकर कहलाते हैं। दो भाषाओं से बने शब्द वर्ण संकर कहलाते हैं। जैसे टिकट घर, रेलगाड़ी, ऑपरेशन कक्ष, छायादार आदि। अब इसमें आप देखिए ना कि दो भाषाओं से शब्द किधर बनाए भाई? टिकट और घर। जी, टिकट कौन सा शब्द हो गया? अंग्रेजी। या घर? घर जी, तो यानी दो भाषा से बना है। अच्छा, जैसे है रेल और गाड़ी। बताइए रेल कौन सा शब्द हुआ? अंग्रेजी। और गाड़ी? हिंदी। तो रेल यानी अंग्रेजी और हिंदी का मेल हुआ, दो भाषाओं का शब्द है। तो दो भाषाओं से मिले हुए शब्द को, बने हुए शब्द को ही वर्ण संकर या संकर शब्द
कहते हैं। जैसे में देख लीजिए ऑपरेशन, ऑपरेशन और कक्ष। ऑपरेशन कौन सा हुआ? अंग्रेजी, और कक्ष संस्कृत। कक्ष हो गया संस्कृत। तो बताइए ना, आप ही बताइए ना, ये हो गया आपको क्या? अंग्रेजी, और ये हो गया संस्कृत। आप ही बताइए ना, दो भाषाओं से बना हुआ शब्द है, इसी को कहते हैं वर्ण संकर। अच्छा आप बताइए, छाया क्या है और दार क्या है? सोच के बताइए, छाया और दार में कौन कौन सी भाषाओं का जो है सो समावेश है? छाया हो गया आपको संस्कृत, और दार हो गया आपको फारसी। यानी जी संस्कृत और फारसी। तो समझ गए ना कि दो भाषाओं से बने हुए शब्दों को क्या कहते हैं? संकर शब्द। अब अगला है व्युत्पत्ति, बनावट, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद? तो व्युत्पत्ति, बनावट, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? 3 भेद। कितने हैं? 3। पहला रूढ़, दूसरा यौगिक, और तीसरा योग रूढ़। अब समझिए कि रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ है क्या? रूढ़ कहता है कि जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उसे क्या कहते हैं? रूढ़। अब देख लीजिए, जैसे है घर है, विद्या है, देव है, ये एक साथ है शब्द, तो पता चल रहा है घर है, विद्या मतलब विद्या ग्रहण करते हैं, ठीक है, देव मतलब देवता। लेकिन इस घ को आप अलग कर दीजिए और इस र को आप अलग कर दीजिए। अब बताइए, दोनों में से दोनों का कोई अर्थ होगा? नहीं होगा। इस विद्या को चलिए आप अलग कर दीजिए यहाँ से, और द्या को अलग कर दीजिए, बताइए दोनों का कोई मतलब होगा? आप भी यहाँ देव है यहाँ पे, तो दे को कहीं अलग लिख दीजिए, व को कहीं अलग। अब बताइए इसका कोई अर्थ हुआ कोई अर्थ? तो कहने का मतलब क्या कि कहता है कि शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले, इसी को हम क्या कहेंगे? रूढ़। यानी तोड़ने पर कोई अर्थ नहीं निकले, वो क्या होगा? रूढ़। अगला है यौगिक। कहता है दो शब्दों के मेल से बने शब्द, दो शब्दों के मेल से बने शब्द जिनका प्रत्येक खंड क्या हो? सार्थक हो, उन्हें क्या कहेंगे? यौगिक। जैसे में हिमालय, विद्यालय, देवदूत। अब इसमें दिया हुआ है कि दो शब्दों से बने शब्द जिनका प्रत्येक खंड क्या हो? सार्थक हो, यानी प्रत्येक खंड का कोई अर्थ निकले। तो जैसे है हिम, और ये क्या है बच्चों? आ है ना, आ ल य। अब बताइए हिम मतलब क्या होता है? बर्फ। और आलय मतलब क्या होता है? घर, अर्थात बर्फ का घर। अब आप ही बताइए, तोड़ भी दिए, तोड़ने के बाद भी दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ निकला, इसी को कहते हैं यौगिक। यानी रूढ़ मतलब जिसका अर्थ नहीं निकले, और यौगिक मतलब जिसका अर्थ निकले, ठीक है। जैसे में दिया हुआ है विद्यालय, इसका भी वही मतलब हो गया, विद्या मतलब विद्या, आलय मतलब घर, यानी विद्या का या शिक्षा का घर। देव मतलब देवता, और दूत मतलब उसका दूत। तो समझ गए ना कि कहने का मतलब कि जिसका अर्थ, यानी जिसका खंड करने पर भी जिसका अर्थ निकले, हाँ जिसका सार्थक अर्थ निकले, उसी को आप क्या कह सकते हैं? यौगिक। समझे ना कि जिसका प्रत्येक खंड जो है क्या हो? सार्थक हो, यानी क्या करने पर, अगर वो खंड भी हो जाए तो खंड होने के बाद भी सार्थक हो, या फिर दो शब्दों के मेल से बने शब्द जिसका प्रत्येक खंड सार्थक हो, उसी को हम कहेंगे यौगिक, ठीक है। अब अगला है योग रूढ़। कहता है जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ बतावे उसे कहते हैं योग रूढ़। समझ रहे हैं? कहता अपना सामान्य अर्थ को छोड़कर अब विशेष अर्थ बतावे उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे वीणा पानी, पीताम्बर, दशानन, चंद्रशेखर, लंबोदर। अब आप ही लोग बताइए कि यहाँ पे समान अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ कैसे बता रहा है? जैसे वीणा पानी तो उसका समान अर्थ हुआ ही, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या हुआ? क्योंकि वीणा पानी मतलब क्या होता है? वीणा मतलब क्या हुआ? वीणा, और पानी मतलब क्या होता है? हाथ। पानी मतलब क्या? हाथ। और वीणा मतलब क्या? वीणा, यानी जिसके हाथ में वीणा, अर्थात कौन? सरस्वती माता। तो बताइए वीणा पानी अपना समान अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ में जब आया तो क्या बन गई? सरस्वती माता। जैसे है पीताम्बर, पीत मतलब क्या होता है? पीत मतलब क्या? सोच के बताइए, पीत मतलब क्या? पीत मतलब पीला, और अंबर मतलब क्या? वस्त्र, अर्थात पीला हो वस्त्र जिसका, अर्थात कौन? अर्थात विष्णु। तो बताओ पीताम्बर का विशेष अर्थ क्या हुआ? विष्णु। आ रहा है ना समझ में? इसका विशेष अर्थ क्या हो गया? विष्णु जी। अब आगे है दशानन। दस हो आनन जिसके, यानी 10 मतलब 10, आनन मतलब क्या?
यानी 10 हो सर, जिसका अर्थात कौन? रावण। बताइए, विशेष अर्थ निकल रहा है समान अर्थ छोड़ के। चंद्रशेखर, चंद्र पे हो शेखर जिसके, यानी चंद्र पे हो शेखर मतलब क्या? चंद्रमा जिसके। तो किसके सर पे चंद्रमा? किसके मस्तक पे चंद्रमा? महादेव। तो आप ही बताइए, चंद्रशेखर अपना विशेष अर्थ बता रहा है। लंबोदर, लंबा हो, उदर जिसका यानी पेट जिसका, अर्थात कौन? खालिक नहीं, गणेश जी। तो समझ रहे हैं ना कि अपना समान अर्थ छोड़ के क्या किया? विशेष अर्थ बताया। इसी को क्या कहेंगे? योग रूढ़। क्या कहेंगे? इसी को कहते हैं योग रूढ़। समझ में आया? अब रिपीट करिए। रूढ़ मतलब क्या? कि जिसका खंड करने पर कोई अर्थ ना निकले। यौगिक मतलब क्या? कि जिसका 2 या 2 से अधिक शब्दों से बना हो, लेकिन जिसका प्रत्येक खंड क्या हो? सार्थक हो। और योग रूढ़ मतलब क्या? जो अपना सामान्य अर्थ छोड़ के विशेष अर्थ क्या करे? बता दे। क्लियर है? अब अगला है रूपांतर अथवा प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? तो रूपांतर अथवा प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद है। पहला क्या है बच्चों? विकारी। दूसरा अविकारी। अब विकारी समझिए। कहता है जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते रहते हैं उन्हें क्या कहेंगे? विकारी शब्द। जैसे में मैं, हम, लड़का, लड़की, मुझे। तो आगे है अविकारी। सॉरी कहता है ये 4 है। विकारी शब्द 4 है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे मान लीजिए ना, जैसे संज्ञा है, जैसे कहेंगे क्या? कि राम अच्छा लड़का है, राम पढ़ता है, राम तेज है, राम बदमाश है, राम चतुर है, राम चालाक है। अब बार बार राम 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 कर रहे हैं, अच्छा तो नहीं लगता। तो राम के बदले में हम वह का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखो बदला ना रूप, वह का प्रयोग कर लेते हैं। अब कभी कहते हैं कि राम अच्छा लड़का है, कभी जो है हमको गुस्सा चढ़ा है या कुछ ऐसा हो गया, हम कहते हैं राम तो बहुत बदमाश लड़का है। रूप बदल रहे हैं धीरे धीरे। विशेषण का भी रूप बदल गया। कभी अच्छा बोल दिए उसकी विशेषता की अच्छा है, कभी बोलते हैं कि बहुत बुरा है। तो यही ना आपके परिभाषा में दिया है कि वचन के अनुसार, कभी पुरुष के अनुसार, कभी कारक के अनुसार अपना रूप क्या करता रहता है? बदलता रहता है। यानी जो रूप बदलता रहे उसी को कहते हैं विकारी शब्द। अब अगला है अविकारी। कहता है जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप को नहीं बदलते, एकदम अपोजिट है। यानी क्या? जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप बदले उसको क्या कहेंगे? विकारी। जैसे संज्ञा से सर्वनाम हो जाता है ना। और इसमें कहता है कि जो शब्द लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदले उसको कहेंगे अविकारी। जैसे प्रतिदिन, प्रातःकाल, परंतु और प्रतिदिन, प्रातःकाल, ये सब अव्यय शब्द हैं और अव्यय कभी भी बदलता नहीं है। प्रतिदिन के बदले आप प्रतिदिन ही बोलोगे, कल के बदले आप कल ही बोलोगे, प्रातःकाल के बाद प्रातःकाल ही, प्रातःकाल, प्रातः को प्रातः ही कह सकते हैं, कुछ और नहीं कह सकते। उषा काल को उषा काल ही कह सकते हैं, कुछ और नहीं कह सकते। लेकिन, किंतु, परंतु, क्यों, क्योंकि, इसको वही कहेंगे। क्योंकि के बदले कुछ और बोल सकते हैं, अतः के बदले कुछ और बोल सकते हैं, इसीलिए के बदले कुछ और बोल सकते हैं। कहने का मतलब क्या? कि जिसका रूप कभी नहीं बदले वो होता है अविकारी। समझ गए? तो आप लोग भी अगर समझ जाते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और मतलब कमेंट करिए कि क्या आप समझते हैं, हाँ, या क्या समझे। उसके बाद शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर में बहुत ही जल्द संधि लेकर के आ रही हूँ। धन्यवाद।